हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, ये अध्याय 14 का पार्ट 3 है। इसके पहले भी मैंने 2 और वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऊर्जा के जो स्रोत है उसका मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मैंने जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको बताया है। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि ऊर्जा के स्रोत में जो नवीकरणीय स्रोत है और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसमें अंतर क्या है, या फिर इसके उदाहरण कौन कौन से, किनको हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और किनको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। दूसरा, तापीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तृत से। ये काम कैसे कर रहा है, इसके लाभदायक पक्ष क्या है और हानिकारक पक्ष, इससे हम लोगों को लाभ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग थर्मल विद्युत जो संयंत्र है या फिर तापीय विद्युत संयंत्र है। जो तीसरा है बच्चों वो है जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, जहां से हम लोग को बिजली, ये दोनों से बिजली की उत्पादन हो रही है। लेकिन देखेंगे कि कैसे ये पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे है। तो बच्चों की ऊर्जा के जिन स्रोतों का निकट भविष्य में नवीकरण किया जा सकता है या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि क्या हुआ बच्चों, तो ऊर्जा के वैसे स्रोत, ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो के। तो मैं बता देती हूँ कि ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनका एक बार तो हम लोग इस्तेमाल कर लिए और फिर उसको पुनः बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या कोयले का एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा किया जा सकता है? नहीं, इसीलिए वो क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का वो स्रोत है। उसी तरह तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण क्या है, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, जल व पवन ऊर्जा, यानी कि सूरज की रोशनी का उपयोग हम लोग एक बार करेंगे तो वो भी खत्म नहीं होने वाले, उसके रोशनी का उपयोग हम लोग बार बार किया जा सकता है। जैसे कि सोलर कुकर में या फिर सौर सेल में, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके करते हैं, है ना। तो उसी तरह बच्चों की अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो ऊर्जा के जिन स्रोतों का निकट भविष्य में नवीकरण नहीं किया जा सकता है, यानी कि फिर से उनको नया नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जीवाश्म ईंधन के बारे में, जो कि क्या है, तो कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैंने इसके पहले भी बताया था कि हमारे धरती में सीमित मात्रा में है, एक न एक दिन ये क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, और इनका एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यही अंतर है बच्चों की नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है या फिर नवीकरण जिसका किया जा सकता है, और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जिसका नवीकरण हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं बच्चों। इसका एक और जो अंतर है बच्चों की, ये प्रदूषण मुक्त होता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं है, और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से हम लोगों को बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जिसका एक ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, और जीवों में जो फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो रहा है, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था बच्चों। तो इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तापीय विद्युत संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट। आप लोगों ने ये जो टर्म है, ये जो लाइन है तापीय विद्युत संयंत्र, इसके बारे में बहुत सुना होगा। तो आइए, आपके बुक में ही एक मॉडल दिया हुआ है कि कैसे ताप से विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाएगा। ये उसी का संयंत्र है कि ताप से विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बच्चों की ये क्या है, मैंने एक कुकर लिया है, ठीक है। तो कुकर में आप लोग को पता है कि कैसे भाप से उसमें प्रेशर आता है और प्रेशर से उसकी सीटी से आवाज आता है। तो ये जहां पर उसका सीटी है वहां से क्या किया गया है, तो भाप नली को जोड़ा गया है और टेबल टेनिस के बॉल में पंखों को लगाया गया है और इससे डायनेमो को कनेक्ट करके बल्ब कनेक्ट किया गया है। तो क्या होता है कि उष्मा, जब हम लोग यहाँ उष्मा देते हैं तो यहाँ से जो जल है, जल गर्म होकर के भाप में परिवर्तित होता है, और ये भाप जैसे प्रेशराइज होकर के यहाँ पड़ता है तो ये क्या होता है कि ये जो चक्री है ये घूमने लगता है, ये जो पंखा है जिसको टरबाइन कहते हैं घूमने लगता है, और ये जो बल्ब है ये जल उठता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उष्मा देने पर, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि कैसे उष्मा देने पर विद्युत का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो जो तापीय विद्युत संयंत्र है ये और कुछ नहीं है बच्चों, जिसने कि तापीय उष्मा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों की अब यहाँ पर बात आ गया कि ताप, तो ये मेथड आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, क्योंकि अगर इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि हाँ भूतापीय ऊर्जा क्या है या फिर उसका जो संयंत्र है, प्रोसेस है क्या है, तो उसमें भी सेम होता है कि उष्मा देंगे, भाप निकलेगा, पानी गर्म होगा, चक्री चलेगा
और फिर विद्युत का क्या होगा, उत्पादन होगा। तो ये जो बेस है इसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, या इसको समझना। तो यहाँ पर ये आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ गया कि कैसे उष्मा दिया, जल गर्म हुआ, भाप से टरबाइन घूमा और हमारा विद्युत क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ जो उष्मा है, बस यहाँ पर हर चीज चेंज होगा। या तो यहाँ पर नाभिकीय उष्मा का उपयोग किया जाएगा, ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा उष्मा देने के लिए, तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, या और भी कुछ यहाँ पर उष्मा देने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे, या सौर एनर्जी का भी उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की ये जो उष्मा दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर क्या दे रहे हैं, तापीय विद्युत संयंत्र में। तो यहाँ पर जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है वो है कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोयले से क्या किया जाता है, जल को गर्म किया जाता है और इस तरह से भाप का उत्पादन होता है और बिजली बनता है। तो जनरली जो तापीय विद्युत संयंत्र है उसमें क्या किया जाता है, तो कोयले का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आइए अब हम लोग जानते हैं कि जल विद्युत संयंत्र या हाइड्रो पावर प्लांट का वर्किंग क्या है, या फिर ये कैसे वर्क कर रहा है, पर्पस क्या है। तो ये जो जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें क्या किया जा रहा है, तो जल के उपयोग से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जा रहा है जल की मदद से। तो जैसा कि अभी इसके पहले हम लोग तापीय संयंत्र में, तापीय विद्युत संयंत्र में पढ़ा कि वहां पर भाप से टरबाइन घूमा, है ना। तो यहाँ पर भी टरबाइन घूमेगा, जहां जहां विद्युत का उत्पादन किया जाएगा वहां टरबाइन को घूमना ही है। भले टरबाइन को घुमाने के लिए यदि भाप का उपयोग किया जाए, या फिर पानी का उपयोग किया जाए, या फिर मैकेनिकल कोई एनर्जी यानी कि मैग्नेट का भी कोई इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों को चाहिए जिससे कि क्या हो कि ये टरबाइन घूमे, है ना। तो अब आइए देखते हैं कि हम लोग बहुत जगह ऐसा देखते होंगे, डैम या फिर बहुत बड़ी बड़ी बांधों को हम लोगों ने देखा है। तो क्यों उस पानी को जलाशयों में इकट्ठा किया जाता है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। तो जलाशयों में पानी को इकट्ठा करने के पीछे का कारण ये है कि जब इसको, ये जो इसका जल कपाट है, इसका द्वार जब इसको खोला जाता है, तो जो पानी होता है वो बहुत प्रेशर में प्रेशराइज होकर के बच्चों क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है और ये टरबाइन को क्या कर देता है, तो घुमाता है और वापस ये पानी कहाँ चला जाता है, तो नदी में छोड़ दिया जाता है। जब ये टरबाइन घूमता है तो इससे लगा हुआ जनरेटर क्या करता है, पावर यानी कि विद्युत उत्पन्न करता है और इस तरह से ये जो विद्युत है इसका सप्लाई दूर दराज के इलाकों या अगल बगल के इलाकों में किया जाता है। तो ये था बच्चों की हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत संयंत्र, जिसमें जल का इस्तेमाल किया जाएगा, किस लिए, तो टरबाइन को घुमाने के लिए। ये चित्र आपकी किताब में भी बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तापीय विद्युत ऊर्जा क्या होगा, संयंत्र क्या होगा, और फिर हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि जल विद्युत संयंत्र में ये कैसे काम करेगा। तो बच्चों अब आप क्या बता सकते हैं कि ये जो जल विद्युत संयंत्र है देखने में तो बहुत अच्छा लगा और बहुत आसान है कि हाँ चलो जल जो इकट्ठा किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि टरबाइन घूमेगा और बिजली का उत्पादन होगा, है ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके लाभ क्या है या फिर इसके हानि क्या है। जी हाँ बच्चों, हाइड्रो पावर प्लांट से अक्सर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसके लाभ क्या है, तो लाभ में आप बताइएगा कि क्या होता है कि जब बांध को बनाया जाता है, यानी कि ये जो जलाशय है, यहाँ जो बांध बनाया गया है, तो ये बांध के जल का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत दूर खेतों तक भी ले जा सकते हैं। क्या चीज के लिए, तो सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंचाई के लिए। और इसके अलावे इसका इस्तेमाल हम लोग मछली उत्पादन के लिए भी कहीं कहीं किया जाता है, पर्यटक स्थल के रूप में भी किया जाता है, कहीं कहीं पर्यटक स्थल के रूप में भी किया जाता है। और उसके अलावे बिजली का जो उत्पादन हो रहा है सो अलग, है ना। तो ये कुछ लाभ हैं इसके। उसके अलावे इसकी कुछ हानियां क्या है बच्चों, तो इससे कुछ हानि भी है, जैसे कि जब बांध बनाया जाता है तो बहुत बड़ा एरिया है जिसको कैप्चर किया जाता है बच्चों। तो जो बड़ा एरिया कैप्चर किया जाता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि उसमें रहने वाले लोगों को अपना तो जगह तो खाली करना ही पड़ता है, उनको छोड़ करके एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ता है, जिससे थोड़ा सामाजिक परेशानी बढ़ता है। उसके अलावे क्या होता है कि वहां रहने वाले बहुत सारे जीव, वन्य प्राणी या फिर जीव जंतु जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर वो मारे जाते हैं। बांध में यदा कदा कभी बाढ़ आ गया तो भी क्या होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर किया जाता है। तो ये कुछ इसके हानि थे, बाकी ये सारे लाभ हैं।
और एक जो हानि है बच्चों, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब बांध जंगल वाले इलाके में बनाया जाता है, वन वाले इलाके में, तो वन का बहुत सारा हिस्सा है वो क्या है कि डूब जाता है ना। तो डूबने के कारण उसमें धीरे धीरे मीथेन गैस की उत्पन्न होने लगती है, और वो जो मीथेन गैस है वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये था बच्चों आज का इस टॉपिक में। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, एक बार बुक में भी इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।